एक बार 11 की शुरुआत कोरोना के साथ करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि चिंता का सबब है। देश में 53,480 नए मामले सामने आए, 354 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 992 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण दर 2.7% हो चुकी है। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की तादाद 7,429 तक पहुंच गई है। दिल्ली में केस कुछ कम है, लेकिन मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहां मंगलवार को 4,758 नए केसेस सामने आए और 10 लोगों की मौत हुई है। अब जब एक साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है। शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से एक साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई हो, लेकिन अब भी देश के आधे केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। मुंबई में संकट बरकरार है। 600 से ज्यादा इमारतों को कोरोना केस की वजह से सील किया जा चुका है। मुंबई की ये तस्वीरें बता रही है कि आखिर देश के आधे कोरोना केस महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहे हैं और हर 10वां कोरोना मरीज मुंबई का क्यों है। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी हजारों की तादाद में केस आना बता रहा है कि अभी संकट टला नहीं है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हो गई। डेथ रेट 2% के करीब जा चुकी है। एक्टिव केस की तादाद भी 3,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। राज्य में केस कुछ कम भले ही हुए हों, लेकिन मुंबई में खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के नए केस 4,758 रहे, जबकि 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक 600 इमारतों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया जा चुका है। वैक्सीनेशन पर अब सारा जोर है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर इकबाल सिंह ने भी टीका लगवाया। हमारा उद्देश्य ये है कि क्राउडिंग ना हो। ये जो नाइट क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बीचेस हैं, वहाँ 8 बजे के बाद में मॉल्स हैं, वहाँ क्राउडिंग कम करके ये वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्प्रेड को। 144 के अंतर्गत कोई असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल वो अलाउड नहीं करेंगे, बाकी सब अलाउड कर रहे हैं। महाराष्ट्र पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार लॉकडाउन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और सीएम उद्धव बार बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में लगातार दबे पांव कोरोना बढ़ रहा है। एक हफ्ते से कोरोना के केसेस बढ़े हैं और अब 2000 के आंकड़े के करीब तक ये पहुंच चुका है। खतरा बढ़ा है, लेकिन मुंबई की तरह दिल्ली भी लापरवाह दिखाई दे रही है। कोरोना को लेकर मुंबई जैसे ही लापरवाही दिल्ली में भी हो रही है। ये गाजीपुर मंडी की तस्वीरें हैं। लगता है लोग कोरोना से पूरी तरह बेपरवाह हैं।
देश की राजधानी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन की दूसरी डोज ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को लगता है न तो कोरोना की फिक्र है न डर। अगर ये आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो निजी अस्पतालों पर भी इसका लोड होगा, जिसके लिए रिव्यू किया जा रहा है कि निजी अस्पतालों में भी आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब की उपलब्धता कराया जाए। लेकिन लोगों की लापरवाही अब लोगों के लिए ही मुसीबत का सबब बन रही है। दिल्ली एक बार फिर कोरोना की लहर की चपेट में है। जरा दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। सोमवार को यानी कल दिल्ली में 1904 केस आए। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिन से दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बुधवार को 1254 केस आए, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को 1534। शनिवार को तादाद बढ़ते हुए 1558 हो गई और रविवार को 1881 नए केस आए। सोमवार को ये तादाद बढ़कर 1904 हो गई। यानी खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार कह रही है कि मामला गंभीर है। कल दिल्ली में 1904 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट था 2.77। 10,000 से नीचे केस, अब वो 6 गुना केस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली में भी वही ट्रेंड है और इसको देखो लहर तक कहने के लिए मुझे लगता है 1 हफ्ता आपको वेट करने की आवश्यकता है। दिल्ली के बाद कुछ दूसरे राज्यों का हाल देख लीजिए। तमिलनाडु में सोमवार को 2279 नए केस आए। कर्नाटक में 2792 नए केसेस के साथ चिंता बढ़ी। यूपी में नए केस 1368 रहे। उत्तराखंड में भी 109 केस सामने आए। जाहिर तौर पर दूसरे राज्यों में कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने का जो गंभीर आरोप लगाया, उसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। उद्धव सरकार ने इसका आदेश दे दिया है। कमेटी को 6 महीने में जांच की रिपोर्ट सौंपनी है। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह के आरोपों में कितना दम है? 100 करोड़ वसूली कराने के आरोप में कौन सच्चा है, कौन झूठा है? और ऐसे कई सवाल जो उद्धव सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब खुद शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए अनिल देशमुख पर सवाल उठा दिए। यानी विपक्ष के निशाने पर उद्धव सरकार और अनिल देशमुख आ गए तो शिवसेना के टारगेट पर देशमुख। लेकिन अब उद्धव सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए परमवीर सिंह के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का फैसला किया है। मामले की जांच एक सदस्यीय समिति करेगी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश चंदीवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने कमेटी से 6 महीने में रिपोर्ट मांगी है। सरकार के ऊपर विरोधी पक्ष नेताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सारे मीडिया का भी प्रेशर था कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच सही तरीके से करने के लिए सरकार ने जो है रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जो है कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है इसकी पूरी जांच करेगी। जांच करके जो है वो सरकार को अपना अहवाल पेश करेगी। रविवार को ही साफ हो गया था कि उद्धव सरकार परमवीर के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराएगी। आरोपों में घिरे अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने सीएम से इसकी मांग की थी। मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह ने करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए थे कि क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाझे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाझे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में
1750 बार और रेस्टोरेंट हैं जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। इन आरोपों के बाद से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई ड्रग्स केस में अभिनेता एजाज खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एजाज ने एनसीबी के दफ्तर के बाहर कहा कि वो सिर्फ मिलने आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में ड्रग्स केस की परतें एक बार फिर बेपर्दा हो रही हैं। नए चेहरों से नकाब उठ रहे हैं। ताजा नाम एक्टर एजाज खान का है। कई घंटे की पूछताछ के बाद आखिर एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज कल एनसीबी दफ्तर पहुंचे और सफाई दी कि उनको डिटेन नहीं किया गया है, बल्कि वो खुद मिलने आए हैं। लेकिन कुछ घंटे के भीतर ही सच सामने आ गया। तीखे सवालों के बाद आखिरकार एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज पर संगीन इल्जाम है। आरोप है कि वो ड्रग माफिया फारूक बटाटा के ड्रग रैकेट से जुड़ा है। उन पर ड्रग सप्लाई का शक है। कल ही बटाटा से 8 घंटे पूछताछ हुई थी। एजाज को एयरपोर्ट पर नोटिस दिया गया था। इसके बाद रात को उनको एनसीबी दफ्तर लाया गया था। एनसीबी ने कई जगह छापे भी मारे। आज एजाज को बुलाया सर, क्या कुछ है सर, थोड़ा सा बताएं। इन्वेस्टिगेशंस ऑन है, पूछताछ जारी है सर। उसको अरेस्ट किया नहीं, आई वुड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। पूछताछ जारी है। इस केस में फारूक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बेटे शादाब और एक सहयोगी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जिस राज्य में अशिक्षा का अंधेरा है, गरीबी की खाई है, बेरोजगारी की मार है, वहां सरकार धर्म और गोत्र बताकर तय हो रही है। नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताकर हिंदुत्व कार्ड को पुख्ता करने की कोशिश की और पूरी तरह यह साफ कर दिया कि यह चुनाव हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। জয় জয়ের থান, জয় মাঝি থান, জয় বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী, সর্বসৌভাগ্য দায়িনী, চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী, চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী, দুর্গা বীজ বিনাশিনী, সর্বস্বার্থী রিকে देवी, जगोधात्री नमस्तुते। आंदोलन की राह पकड़कर राजनीति में छा जाने वाली ममता बनर्जी को यूं घूम घूम कर चंडी पाठ करते हुए पहली बार देखा गया। मंदिर मंदिर ममता का, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म निरपेक्षता को ही धर्म समझने वाली ममता बनर्जी को पहली बार यूं धर्म की आड़ लेते देखा गया। हिंदू अवतार वाली ममता का गोत्रगान। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। और जब लगा कि सिर्फ हिंदुत्व की हुंकार ही काफी नहीं, मंदिर मंदिर वंदना से ही बात नहीं बनने वाली, और जब चंडी पाठ के भी फलित होने पर भी आशंकाएं गहराने लगी, तो ममता बनर्जी की माँ माटी मानुष की राजनीति गोत्र पर आकर औंधे मुंह गिर गई। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরে ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। नंदीग्राम के प्रचार में ममता बनर्जी का यूं गोत्रगान करना हैरान नहीं करता। मतलब साफ है,
संदेश स्पष्ट है, हिंदू ध्रुवीकरण के मुकाबले में बाजी मारना, ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट हासिल करना, बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण को रोकना। नंदीग्राम में मतदाताओं के गणित में ध्रुवीकरण का अंक सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। अल्पसंख्यक वोटर जहां ममता के पक्ष में हैं, तो हिंदू वोटर शुभेंदु के पक्ष में। और इसी हिंदू वोटर को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी लगातार मंच से मंत्रोच्चार कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपना गोत्र तक बताया है ताकि हिंदू वोटर्स को तोड़कर लाभ उठाया जा सके। याद रखिए, बंगाल, बिहार या यूपी नहीं और ना नंदीग्राम, आरा, भभुआ या फिर सैफई है। बंगाल में जातिवादी राजनीति की जड़ें कभी नहीं दिखी। ममता ने गोत्र बताया, मतलब हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, हिंदू वोट पर दांव लगाया, क्योंकि वो जानती हैं कि नंदीग्राम में 26% मुस्लिम वोट आरक्षित हैं। नंदीग्राम के 74% हिंदू वोट में सेंध लगना है। इसलिए नंदीग्राम की कुल लड़ाई ही हिंदू वोटों के बंटवारे की है। बीजेपी और टीएमसी दोनों हिस्सेदारी हथियाने में लगी है। इसलिए भारत पाकिस्तान भी हो रहा है, चंडी पाठ भी और गोत्र की गरिमा भी बताई जा रही है। मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई। इस लड़ाई को याद रखिएगा, ये लड़ाई सिर्फ नंदीग्राम या बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली है। इस लड़ाई के नतीजे भविष्य के हथियार बनेंगे। ये तय हो जाएगा कि हिंदुत्व को हिंदुत्व से काटने वाली तलवार दो धारी भी हो सकती है या नहीं। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम आंदोलन का गवाह रहा है। यहीं से ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय हुआ, यहीं से लेफ्ट राज के खात्मे की शुरुआत हुई। लेकिन उसी नंदीग्राम का संग्राम राम के नाम पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी तो बीजेपी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार भी हिंदुत्व के हवाले रहा। यह माना जा रहा है कि नंदीग्राम और बंगाल का चुनाव नतीजा आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा बदलने वाला भी साबित हो सकता है। जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। जय श्री राम का जय श्री राम से ऐसा मुकाबला शायद पहले कभी नहीं देखा गया। ना हिंदुत्व की ऐसी होड़ दिखी, ना धर्म के नाम पर ऐसा धुआंधार दिखा। ममता बनर्जी ने तो हिंदुत्व की माया में अपनी राजनीति की जैसे काया ही बदल दी। वंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी चंडो मुंडो बोधे देवी चंडो मंडो भूतबोधे देवी दुर्गा बीजो विनाशिनी। बंगाल का ये चुनाव इस चंडी पाठ के लिए याद रखा जाएगा। तो याद रखने की दूसरी वजह होगा खुद नंदीग्राम, जहां बंगाल चुनावी लीग का एक तरह से फाइनल ही खेला जा रहा है। नंदीग्राम में कल मतदान है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन का घमासान बहुत कुछ बता देता है। विधानसभा की एक सीट पर एक ही दिन देश के गृह मंत्री भी प्रचार कर रहे थे और एक राज्य की मुख्यमंत्री भी। मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। গুন্ডামি করছে তাদের এক তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বলডাউন করে দিন। नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी दोनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ममता बनर्जी बाकी 29 सीटों को छोड़ नंदीग्राम में अटक गई।
एक सीट पर किसी सीएम को 3-3 दिन प्रचार में खर्च करना पड़ गया। साफ था टीएमसी खेमे में कितनी खलबली थी, तो बीजेपी की तरफ से एक साथ 3 महारथी मोर्चे पर उतरे दिख रहे थे। जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मोर देन 200 इतना कॉन्फिडेंट कैसे फील कर रहे हैं? आपने मुझे पूछा, मुझे जो लगा मैंने बताया। आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। नंदीग्राम का संग्राम अब जनता के हवाले है। प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, खामोशी फिर से लौट आई है। कल वोटिंग है। जनता के दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश दोनों ओर से हुई। उसका कल इम्तिहान भी हो जाएगा, लेकिन नंदीग्राम का नतीजा नई इबारत लिख जाएगा और ये तय है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने गोत्र बताकर हिंदुत्व कार्ड को पुख्ता करने की कोशिश की। दीदी के इस दांव पर बीजेपी में क्या रिएक्शन है, जानने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। सर, अब उनको चुनाव का दूसरा चरण आ रहा है, नंदीग्राम में भी चुनाव है, गोत्र बताना पड़ रहा है ममता। देखो, जब परफॉर्मेंस में कोई जीरो होता है तो पंगे में हीरो बन जाता है। तो आज जो है वो तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर की स्थिति ये है कि परफॉर्मेंस में जीरो, पंगे में हीरो, और उनको गोत्र याद आ गया इसी में। और ये लोग वो है उस तरह के सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक का अभी तक पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच करते रहे हैं। अब जो है वो लोगों को अपना गोत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज हो गई पहले से कि चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट से पहले उन्होंने अपनी हार मान ली है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसका उदाहरण के रूप में देखें तो चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से उन्होंने भूमिका शुरू कर दी। कभी इलेक्शन कमीशन पे हमला करना, कभी कहना कि साहब ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं ये बीजेपी की हैं, फिर कभी कहना जो भी बीजेपी का यहाँ समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं वो बंगाल के नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के नहीं है, बल्कि वो जो है यूपी के हैं, बिहार के हैं। तो ये तभी इस तरह के मानसिक स्थिति होती है जब आदमी को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी जमीन, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। नंदीग्राम के संग्राम में आखिरी दिन प्रचार युद्ध परवान पर चल रहा है। मां माटी मानुष से लेकर कानून व्यवस्था पर जमकर सियासी बाण चले। इसकी एक बान की देखिए। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছু করবেন। कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का हथियार असम चुनाव में भी आजमाया जा रहा है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने असम पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। इससे पहले प्रियंका गांधी भी मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंची थी। आज राहुल गांधी अपने असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में मंदिर पहुंचे और इस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। शक्ति के 51 शक्तिपीठों में अहम स्थान कामाख्या पीठ का। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटीज दी हैं जी, थोड़ा आप उनको जानते हैं जी, ठीक है।
वो हमारा इलेक्शन का मेन मुद्दा है। राहुल जी, वादे पूरे होने की क्या गारंटी है? गारंटी तो 5 है, लेकिन वो 5 पूरे होंगे? गारंटी शब्द आपको समझते हैं? गारंटी शब्द को जी, हमने जहाँ भी हमने कुछ कहा है, हम बीजेपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कर्जा माफ करेंगे, करा। पंजाब में कहा था, करा। कर्नाटक में कहा था, करा।